आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोनी अनवर। बेबाक मुंसिफ का ये सेट है और ये अब तेलंगाना के इलेक्शन को लेकर आज हमारी मुद्दा होगा। तेलंगाना में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी भारत राष्ट्र समिति BRS, जो पहले TRS थी, उसने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 119 सीटों वाले राज्यों में सत्ताधारी BRS ने 115 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 2 सीटें यानी कि गजवल और कामारेड्डी से चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ गोशामहल, नामपल्ली, नरसापुर, जनगांव सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। इस बार कांग्रेस पहले से काफी मजबूत है। ऊपर से दावा कि तेलंगाना राज्य को अलग स्टेट का दर्जा दिलाने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका है। इस पर भी होगी चर्चा, जबकि भाजपा किशन रेड्डी के नेतृत्व में कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। इन सभी मुद्दों पर आज की बेबाक मुंसिफ के सेट पर होगी चर्चा। इसके लिए हमारे साथ बेबाक मुंसिफ के सेट पर मौजूद हैं कांग्रेस लीडर SK अफजलुद्दीन। आपका इस्तकबाल है हमारे मुंसिफ के इस बेबाक मुंसिफ के इस सेट पर। और भाजपा से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं शकील मिर्जा, और आपका भी इस्तकबाल है। और BRS से हमारे साथ जुड़े हैं अमीरुद्दीन, मोहम्मद अमीरुद्दीन साहब हैं, BRS लीडर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। अमीरुद्दीन साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है मुंसिफ टीवी के सेट पर। जी अमीरुद्दीन साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। बड़ा सवाल आपसे मैं शुरुआत करूंगा इस प्रोग्राम की, क्योंकि आज सबसे पहले तेलंगाना इलेक्शन में अगर किसी ने बहुत ज्यादा सरगर्मी दिखाई है तो वो BRS है। BRS ने आज 119 में से 115 सीटों पर ऐलान कर दिया, और ऐलान करने के बाद यह भी साफ हो गया कि KCR साहब जो हैं 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या रद्द अमल है, पहले इस पे अपना क्लियर कर दीजिए। आज जो KCR साहब ने जी 115 सीटों का जो ऐलान किया है कैंडिडेटों का, जी, वो एक सही फैसला है। क्योंकि तेलंगाना बनने के बाद जी पूरे स्टेट के जो हल्के हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी जी, और MLAs भी जो मेहनत किए हैं, जो डेवलप किए है ना, CM साहब की दूरअंदेशी से वो सोच समझ कर और वहां के डेवलपमेंट के बाद वो टिकट आना वो लोगों के लिए अलग किए हैं। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जरूर जो जितने टिकट जो आज ऐलान हुए हैं जी, वो अच्छे कैंडिडेट है और काम भी अच्छा किए हैं अपने हल्कों में जी। इससे कबल कभी भी ये मुत्तेरा आंध्र प्रदेश में जो तेलंगाना बनने के बाद जो डेवलप हुआ है जी, कैंडिडेट जो MLAs जो डेवलप किए हैं, जो काम किए हैं, उनके देख कर ही है ना CM साहब ने है ना उनको फिर दोबारा टिकट है ना दिए हैं। और इंशाल्लाह CM साहब की जो कोशिश है, जो सोच है, और जिस अंदाज से उनको सर्वे होने के बाद उनकी तरक्की, उनका काम देखने के बाद ही टिकट दिया है। और वहां पर जरूर है ना TRS के पूरे कैंडिडेट की कामयाबी जरूर होंगी। फिर ऐसा क्यों मरतबा भी है ना फिर CM साहब, अगर आपके विधायकों ने बहुत अच्छा काम किया है, खुद CM KCR ने बहुत अच्छा काम किया है, तो 7 विधायकों के टिकट काटने की जरूरत क्यों पड़ी और KCR साहब को 2 सीटों पर लड़ने की क्यों जरूरत पड़ी? नहीं, ऐसा नहीं है। CM साहब का ये है कि अगर 2 जगह भी जीत जाते हो और वहां भी उन्होंने चाहते हैं कि कामारेड्डी भी अगर जीतने के बाद अगर कामारेड्डी को डेवलप और करना है तो करेंगे। क्यों से इससे कबल शब्बीर अली साहब वहां के MLA थे जी, वहां पर कामारेड्डी कोई डेवलप किया वहां की अवाम भी जानती है। इसीलिए CM साहब की दूरअंदेशी है कि वहां पर कांटेस्ट करने के लिए वो हल्के कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। अब वो 2 जगह से भी कामयाब होंगे। जी SK अफजलुद्दीन से सवाल ले लेते हैं। SK अफजलुद्दीन साहब, सबसे बड़ा पहले तो वो बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि कामारेड्डी में शब्बीर अली ने कोई काम नहीं किया है। सबसे पहला ये सवाल आपसे। दूसरा सवाल आपसे ये इससे जुड़ा हुआ कि आप अपनी लिस्ट कब जारी कर रहे हैं? नाज़रीन जी, मुंसिफ चैनल की खिदमत में मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि मोहम्मद अली शब्बीर जो
कामारेड्डी हल्का जो मुत्तहदा निज़ामाबाद में था, अब अलहदा ज़िला कामारेड्डी बनाया गया है। माशाल्लाह जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब की हल्का कामारेड्डी असम्बली में खिदमत काबिल कदर और नाकाबिल फरामोश हैं माशाल्लाह। लेकिन वो तो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कामारेड्डी में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, इस वजह से सीएम को विकास कार्य के लिए जाना पड़ेगा। देखिए ये जो है ना, जैसा सास बहू का मामला रहता है, ऐसा जो है रूलिंग पार्टी और जो अपोजिशन का रहता है, एक दूसरे पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लाकर नेकनामी मुतासिर करते हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, क्योंकि मोहम्मद अली शब्बीर साहब जब कानून साज असम्बली के बहैसियत रुकन थे कामारेड्डी से, तो माशाल्लाह उन्होंने वहाँ की तरक्की के लिए, आवाम की तरक्की के लिए, फलाह बहबूदी के लिए बहुत मौसर इक़दाम उठाए हैं माशाल्लाह। और मोहम्मद अली शब्बीर साहब का तारीख़ साज कारनामा है, गुर्बत के माहौल में परवरिश पाने वाले मुसलमान जिनको ना पेट भर रोटी मिलती थी, ना सर छुपाने साया, ना मिलता था, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट फराहम करने के लिए सन 2004 ईस्वी के कानून साज असम्बली के इंतखाबात के मौके पर मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के मुसलमानों को तालीम और रोज़गार में 5% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का बाकायदा मैनिफेस्टो में या इंतखाबी मंशूर में वादा किया था। काबिल मुबारकबाद है वज़ीर आला जनाब राजशेखर रेड्डी साहब, जिन्होंने हमारे इस नुक्ते को तहफ़्फ़ुज़ात के खंदा पेशानी से तस्लीम करते हुए बाकायदा 58 दिन में एक सर्कुलर जारी किया गया कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के मुसलमानों को पसमानदा तबक़ात में शामिल कर दिया गया है जी। यकीनन जब 2004 से लेकर आज तक जो है जो तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए हैं, माशाल्लाह लगभग 20 लाख से ज़ायद तलबा तालिबात, मुस्लिम तलबा तालिबात पेशा वाराना निसाब में इंजीनियरिंग, MBBS मेडिकल में और दूसरे कोर्सेस में दाखिला लेकर माशाल्लाह। फिर अगर यही इतने सारे काम किए हैं आपकी पार्टी ने, तो इस बार कितनी सीटों की कम से कम तेलंगाना में आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए हम तो जो है ना 90 सीटों पर हम कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में होंगी मुतविज़ा कानून साज असम्बली इंतखाबात में, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं गांधी भवन का बानफ्सा नफीस मुशाहिदा कर रहा हूँ रोज़ाना कि माशाल्लाह आवाम का रुझान बिला लिहाज मजहब, मिल्लत, नस्ल, रंग, कौमियत आज जो कांग्रेस की तरफ हो। मोहम्मद अमीरुद्दीन 90 सीटों का दावा कर रहे हैं वो इस बार, और कह रहे हैं कि 90 सीटें जीतकर कांग्रेस सरकार बनाएगी। अमीरुद्दीन साहब, पहले वो लोग खुद मुत्तहिद नहीं है तो 90 सीट का क्यों जी क्या भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि अवाम देखिए, मैं एक बात को कांग्रेस की हुकूमत 50 साल तक अवाम देखिए क्या करे क्या नहीं करे, और खासकर माइनॉरिटीज के ताल्लुक से कोई कारनामा नहीं, और सभी एजुकेशन के कांग्रेस सोची नहीं। आज देखिए तेलंगाना गवर्नमेंट बनने के बाद केसीआर साहब की दूरअंदेशी 204 स्कूल टिमरीज के जरिए खुले हैं और 204 कॉलेजेस जो है ना अकामती कॉलेजेस, अकामती स्कूल चल रहे हैं। एक गरीब बच्चा, एक जो सरकार बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता था, उसी लेवल की तालीम है ना केसीआर साहब है ना दे रहे हैं। अब कांग्रेस भी दावे कर रही है माइनॉरिटी सोची नहीं है जी। मैं खास मराठीज के बारे में बोल रहा हूँ। आज स्टेट जो डेवलप हुआ है, आप कांग्रेस के पीरियड का तकबुल कीजिए और ये केसीआर हुकूमत को तकबुल कीजिए। 4% सिर्फ रिजर्वेशन जी, लेकिन उसपे 4% रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन उसपे कोई जमीनी सतह पर काम नहीं किया गया। 4% रिजर्वेशन देने के बाद भी अब नहीं हो रहा है TRS में उसको जी। नहीं अमल बिल्कुल 4% पे अमल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा?
अगर फिर और एक 4%, अगर माइनॉरिटी के इतने ही आप खैर ख्वाह हैं, तो फिर सिर्फ 3 सीटें 115 में आज ऐलान किया गया, सिर्फ 3 मुसलमानों को टिकट का दिया गया। क्या इससे मुसलमानों में नाराजगी नहीं होगी? ऐसा नहीं है। जो केसीआर साहब से ये है कि जहां जीतने की सीटें हैं वहां पर दिए हैं, और केसीआर साहब ये खुद ये है कि उन्होंने खुद माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट का ताल्लुक से दिलचस्पी रखते हैं। आज जो सीटें दिए हैं, जहां जीतने की उम्मीद है वहीं दिए हैं। आप कह रहे हैं उनका ऐसा नहीं है कि नीचे बोल के नहीं है। आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं बीआरएस के जीतने की उम्मीद है, वहीं पर सीट दिए गए, लेकिन चार मीनार का रिकॉर्ड तो ये नहीं बताता कि आज तक आप वहां जीते हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि जहां पर जीते हैं? अवाम अगर चाहे तो किसी की जिता सकती है जी, ऐसा नहीं थी। अवाम अगर चाहे तो केसीआर साहब क्योंकि हमदर्द है, माइनॉरिटीज के हमदर्द है, बराबर जिता सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन 115 में सिर्फ 3 टिकट, ये तो नहीं बता रहा है हमदर्दी। देखिए, ये केसीआर साहब की जो सोच है, एमएलए टिकट जो देना है वो अपने हिसाब से पार्टी पॉलिसी के हिसाब से दिए हैं। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद भी और नेक्स्ट हैट्रिक है ना सीएम केसीआर से अभी बनी है, इससे अच्छे डेवलपमेंट माइनॉरिटीज के होंगे। कांग्रेस के पीरियड में सिर्फ वादे किए हैं, मगर काम नहीं हुआ है। एसके अफजल साहब बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप पे, कह रहे हैं कि कांग्रेस के पीरियड में कोई काम नहीं हुआ है, और जो है सारा बीआरएस ने ये बेहतर काम किया है माइनॉरिटीज के लिए, सिर्फ दावे हुए हैं कांग्रेस के पीरियड में। एक तो इसका जवाब दीजिए, दूसरा आप मुसलमानों को कितने टिकट देने की उम्मीद कर रहे हैं कांग्रेस से, क्योंकि अभी कितने उम्मीदवारों को कम से कम आप उतारेंगे? बीआरएस सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद इल्जामात लाकर कांग्रेस की नेक नामी को मुतासर करने में अहम रोल अदा करती है, क्योंकि तारीख शायद है कि सन 2014 ईस्वी में हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सदर श्रीमती सोनिया गांधी ने बाकायदा 2014 ईस्वी से पहले करीमनगर में ऐलान किया था कि मैं जब तक यूपीए चेयरपर्सन रहूंगी, माशाल्लाह मैं जो तेलंगाना का ऐलान करूंगी। माशाल्लाह मैं इस मौके पर श्रीमती सोनिया गांधी की खिदमत को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते कहूँगा कि जनाब केसीआर साहब जिन्होंने वादा किया था कि अगर सूबे तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत फॉर्म करेगी, तश्कील देगी, तो एक दलित को, एक हरिजन भाई को वज़ीर आला का ओहदा नवाजा जाएगा। लेकिन जनाब केसीआर साहब का वादा हनूज रोज़े अव्वलस्त है, और वो सिर्फ वादे करने में झूठे हैं, सिर्फ वादे करते हैं मगर उसकी अमलवारी नहीं करते। जिसकी मिसाल ये है कि शादनगर के में बाकायदा 18 अप्रैल 2014 ईस्वी को बाकायदा उन्होंने ऐलान किया था केसीआर साहब ने, अगर सूबे तेलंगाना में टीआरएस बरसर इख्तियार आएगी तो 100 दिन में हम मुसलमानों को 12% तालीम और रोजगार में तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करके एक मिसाल कायम करेंगे। लेकिन जब 100 आज 9 साल लगभग गुजर गए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वादे और तयक़ुनात पर ही केसीआर साहब मुसलमानों को खुश करने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। मैं इस मौके पर क्योंकि मैं उनके हुकूमत जब सूबे मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में थी तो बाकायदा किसी किस्म की हमको शिकायत नहीं मिली थी। अमीरुद्दीन साहब बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप पे कह रहे हैं कि हमने 12% का, आप लोगों ने 12% का ऐलान किया था और वो भी 100 दिन के अंदर, लेकिन 9 साल गुजर जाने के बाद भी उस पर कोई अमल नहीं किया गया। ये केसीआर साहब ने वादा किया और उसको असेंबली में 12% के भेजे हैं, पार्लियामेंट में पेंडिंग है। अगर वहां पर हुकूमत जब आएंगे गवर्नमेंट है, जरूर 12% उसमें भी अमल होगा। यही कोशिश है कि सीएम केसीआर साहब ने हमारी पार्टी बनाए बीआरएस कि कल इलेक्शन में हम अच्छे सीट तो हमारा लाने के बाद
ये महीना 12 रिजर्वेशन थे वहां पर वो लोग उसको रिटर्न करिए, यही कोशिश है सीएम साहब की। अच्छा, मैनमपल्ली हनुमंत राव टिकट बंटवारे से नाराज हैं और उन्होंने अपने बेटे मैनमपल्ली रोहित के लिए टिकट की मांग की है, और इसको बीआरएस किस तरह से निपटेगी इस मसले को? आप कांग्रेस पे इल्जाम लगा रहे हैं आपसी कलह का, लेकिन आपके यहाँ पे भी मामला कुछ बहुत ज्यादा बेहतर नहीं दिखाई देता है। देखिए, मैनमपल्ली उनके शासन को एमएलए बनाना चाहते हैं, अब वो सीएम साहब उनको टिकट दिए हैं, उनके वो पॉलिसी है, उसके बारे में डिसाइड करेंगे सीएम साहब। उसके बारे में क्या आना, उसके बारे में सोचना है वो सीएम पर करेंगे, सीएम लेवल का मामला है, उसका हम कुछ नहीं बोलेंगे। जो स्टेशन घनपुर है वहां पे भी साबिक जो डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं राजैया साहब, वो भी नाराज नजर आ रहे हैं पार्टी से। नहीं, ये पार्टी में देखिए, अगर किसी को सीट मिलती है तो कोई थोड़ा नाराज होता है, वो पार्टी लेवल पे उसको हल कर लेते, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीआरएस पार्टी फिलहाल मुत्तहिद पार्टी है ये, वो इसमें कोई है ना, ये नहीं है आपसी खिलाफत नहीं है जैसा कांग्रेस में है। जैसा कांग्रेस में देखिए आप, कोमट रेड्डी सब कर रहे हैं, कभी रेवंत रेड्डी एक बात करते हैं, जग्गा रेड्डी एक बात करते हैं, उनमें इतिहास नहीं तो 96 करते हैं कांग्रेस वाले। पहले वो लोग मुत्तहिद नहीं तो अवाम कैसा उनको भरोसा करेंगे? केसीआर साहब की क़यादत, केटीआर साहब की क़यादत, तेलंगाना के पूरी अवाम उनको मानती है। अवाम में हुकूमत चेंज करने का कोई इरादा नहीं है, अवाम पूरी बीआरएस के साथ है। ठीक है, मैं सवाल लेता हूं जी। एसके अफजल, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप पे कि एक तो आपके पार्टी में कोई इत्तेहाद नहीं है, दो बड़े नेता और दोनों अलग अलग बात कहते हैं। दूसरा, आपके ऊपर इल्जाम लगता है कि जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं रेवंत रेड्डी, उनको बाहर से एक्सपोर्ट किया गया है। क्या कांग्रेस में कोई बड़ा नेता नहीं था कि प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए? देखिए, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ही वो वाहिद पार्टी है जहां पर जमहूरियत है। यहाँ हम जो है एक दूसरे पर तनकीद करते हैं, मगर तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए तामीर होती है शख्सियतों की। खा वो कोमट रेड्डी हो या रेवंत रेड्डी हो, उत्तम कुमार रेड्डी हो, ये राबी चलाते हैं माशाल्लाह। हम कीचड़ नहीं उछालते हैं माशाल्लाह। हम जमहूरी अंदाज में आवाम तक अपना पैगाम पहुंचाते हैं, हमारे कायदीन, नाराज कायदीन। अब रहा मसला, आप कोई सवाल कर रहे थे अभी जी। मैंने कहा कि वो कह रहे हैं कि आपके अंदरूनी कलह का आरोप है आपके ऊपर कि दोनों जो हैं कायद अपनी अपनी अलग अलग बातें कहते हैं, तो आपसी जब समझौता नहीं होगा तो किस तरह से आप आवाम के बीच में जाएंगे इन बड़े नेताओं के साथ? जी, ये देखिए, ये दाखिली खिलाफशार तो हर जमात में रहता है, सियासी, खासकर सियासी जमातों में रहता है। ये जो हाईकमान जो हमारी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके सदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, और इसके कर्ता धर्ता मैडम सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, माशाल्लाह। कोई नाराज है तो हाईकमान उसको, इस मसले को हल करने में अहम रोल अदा करेंगे मुस्तकबिल में। और मुजव्विज़ा कानून सा असम्बली के इंतखाबात में मैं आपको इस बात का ये यकीन दिला रहा हूँ कि कोई जो है ऐसा सरगर्मियाँ न रहेंगे इख्तलाफात के। माशाल्लाह वो मसले को दिल्ली में, हिंदुस्तान के दारुल खुलाफा दिल्ली में वो मसले को हल कर दिया जाएगा। सीटों का ऐलान कब कर रहे हैं? बीआरएस ने तो आज अपनी सीटों का ऐलान कर दिया है, 4 सीटों को छोड़कर 115 सीटों पर उन्होंने ऐलान किया। जी जी जी, देखिए अब तो जो है 25 तारीख तक, 25 अगस्त तक गांधी भवन में जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं उनसे जो टिकटों के उनके जो फॉर्म वसूल किए जा रहे हैं माशाल्लाह 25 तारीख तक वसूल किए जाएंगे। उसके बाद वो तो हमारे फहरिस्त तरतीब देंगे और हाईकमान उसका फैसला करेगी। तो इस बार क्या लग रहा है कि जो आप दावा कर रहे हैं कि जो सोनिया गांधी ने कहा था कि हमने कांग्रेस तेलंगाना को अलग करने में मैं जब तक रहूंगी उसको करके दूंगी, उन्होंने किया भी, तो अब क्या ये इस मुद्दे को लेकर आप जाएंगे जनता के बीच में, या कुछ और भी बड़े मुद्दे होने वाले हैं तेलंगाना इलेक्शन को लेकर? मसला वही है जी। अब वो केसीआर साहब की किस्मत है, नहीं तो बाप बेटे जो है आज वो नहीं रहते थे, हालत में न रहते थे। हाँ वो केसीआर हो, केटीआर साहब हो, मगर ये हालत में न रहते थे माशाल्लाह। हमारी सोनिया गांधी को मैं दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, सलाम करता हूँ। तेलंगाना की आवाम की एक नुमाइंदे की हैसियत से माशाल्लाह आज हमारी सोनिया गांधी तेलंगाना देने के बाद उसका जो है
जो राज कर रही है सिर्फ और सिर्फ केसीआर की फैमिली कर रही है। और जहाँ तक सवाल है कि केसीआर साहब ने बाकायदा हुकूमत ने ऐलान किया था कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए जाएंगे, 12% तहफ़्फ़ुज़ात, अभी तक उसकी अमलावरी नहीं हुई। वक्फ बोर्ड को लेकर भी मेरा सवाल है, केसीआर साहब ने असेंबली में कहा था कि जुडिशियल पावर देंगे हम वक्फ बोर्ड को, लेकिन अभी तक वो नहीं मिली। तो क्या कांग्रेस के आने के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि वक्फ बोर्ड को वो जुडिशियल पावर मिलेगी? देखिए, बाकायदा जो है हम इंतखाबी मंशूर में कोकापेट में इस्लामिक सेंटर भी एक बड़ी बात है जी। मुजवज़ा कानून साज असम्बली के इंतखाबात में हम जो वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से आपने जो सवाल किया है उसकी अमलावरी के लिए वो नुक्ता रख रहे हैं। और दूसरा जो है इस्लामिक कल्चर सेंटर, सिर्फ और इस्लामिक कल्चर सेंटर के अलावा जनाब केसीआर साहब और जनाब महमूद अली वजीर दाखिला ने बाकायदा ऐलान किया था कि अजमेर शरीफ में हम ज़ायरीन के लिए रुबात कायम करेंगे, लेकिन आज तक जो 9 साल हो गए सिर्फ वादा वादा वादा। और जहांगीरपुरी दरगाह की तरक्की के लिए क्या आपके क्या हिकमत अमली रहेगी? जहांगीर पीर दरगाह, जहांगीर पीर दरगाह के भी ताल्लुक से इंशाल्लाह हम उलमाए कराम का एक मुशावरती इजलास अनकरीब रखने वाले हैं और उसमें जो है मुस्तकबिल के लाएमल को तरतीब दिया जाएगा जहांगीर पीरान के ताल्लुक से भी। केसीआर साहब ने अनाउंस किया था इसके लिए कि मैं ये करूंगा, लेकिन वो नहीं कर पाया अभी तक भी। और उम्मीदें भी हमको वाबस्ता नहीं है कि वो नहीं करेंगे केसीआर साहब। अमीरुद्दीन साहब, एक बड़ा सवाल आपसे भी है, उर्दू डीएससी को लेकर अभी पार्टी की क्या हिकमत अमली है? क्या अब जो कुछ महीने बचे हैं, क्या इसमें जो वो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे हो जाएंगे? इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो आप वक्फ बोर्ड को लेकर भी बड़ा दावा किया था उन्होंने, उर्दू डीएससी भी होगा। वक्फ बोर्ड को लेकर भी बड़ा दावा किया था सीएम साहब ने। उर्दू डीएससी रखने वाले हैं और अच्छे है ना, पूरे टीचर जितने हमारे उर्दू टीचर्स हैं वो भी पूरा अच्छा। तो देखिए, केसीआर साहब की जहन आप भूलने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि काम खुद एक प्रैक्टिकल काम है। 2200 करोड़ रुपए तेलंगाना का बजट है माइनॉरिटीज के लिए जी। केसीआर साहब की सोच देखिए, कोई ये नहीं पूछा कि शादी मुबारक के लिए 1 लाख रुपए दो, और कोई ये नहीं पूछा कि 2000 रुपए पेंशन दो। लेकिन केसीआर साहब की एक सोच है कि गरीब आदमी 65 साल के बाद कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए कम से कम 2000 रुपए उनको पेंशन दिया जाए। 2000 पेंशन आ जाना बेवा लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, और 4000 रुपए है ना आपको हैंडीकैप लोगों के लिए। ऐसी भी सब है ना उनकी सोच है, कोई उनको रेडीमेड नहीं चाहिए। और वो चाह रहे कि पर स्टेट में गरीब से गरीब आदमी अच्छा जिंदगी गुजारना, सही पटरी की है ना सुकून से जिंदगी गुजारना। और रैतु बंधु रैतु बीमा किसी कांग्रेस हुकूमत में तो कोई ठीक है। ये सवाल वो नहीं है कि मुसलमानों को क्या दिया या क्या आपने वादा किया। आपने जो आलात दिख रहे हैं, केसीआर साहब ने मांगने वाला बनाया मुसलमानों को कि बस वो मांगते रहे हम देते रहे, ऐसा नहीं करा कि हुकूमत में भी बराबर की भागीदारी दी जाए। जरूर है। देखिए, आप कारपोरेशन चेयरमैन देखिए, जॉब में कारपोरेशन जनरल कारपोरेशन में भी मुस्लिम लीडरों को भी मौका दिया केसीआर साहब कि वो भी खिदमत करें। एमएलसी सीट अगर अभी हाल ही की अमीरुद्दीन साहब हाल ही में जो एमएलसी की सीट थी वो एक मुस्लिम की थी, फारूक हुसैन साहब उस पे थे, उनकी जब मुद्दत खत्म हो गई तो उसके बाद में वो किसी मुसलमान को नहीं दी गई। इसी तरह फरीदुद्दीन साहब की सीट पर भी आगे खत्म हुआ नहीं है पॉलिसी मैटर। सीएम साहब आगे नहीं रहते, बोले आगे जरूर देंगे और एमएलसी मुस्लिम को देंगे, ऐसा नहीं। खबर ये भी आ रही है कि सीएम साहब जो है हो सकता है कि ये उनका आखिरी टर्म हो, उसके बाद में केटीआर साहब को आगे बढ़ा दिया जाए। क्या वो सीएम हो सकते हैं? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अवाम अगर चाह रही केटीआर साहब को अगर सीएम होना चाह रहे तो हो सकता है केसीआर साहब केटीआर साहब को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। वो काबिलियत उनमें भी है। अगर अवाम के दिल में है कि केटीआर साहब को भी सीएम बनाना चाहिए तो केसीआर साहब जरूर केटीआर साहब को मौका दे सकते हैं।
जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, कोई कर सकता है समझे। ठीक है। वो भी वो काबिल है केटीआर साहब। एसके अफजल साहब एक बड़ा सवाल संभालने काबिल है। पहली बात तो यह है कि ये जो तेलंगाना एक पीसफुल स्टेट है, यहाँ पर पूरे कम्युनिटी के लोग सुकून की जिंदगी जी सकते हैं, जी रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मैं एसके अफजल साहब नहीं है, एसके अफजल साहब से सवाल ले लेता हूं। कांग्रेस के पीरियड में एसके अफजल साहब सवाल आपसे है तेलंगाना। जी सर, ठीक है। मैं एसके अफजल साहब से एसके अफजल साहब से मुसलमान बहुत है, सुकून की जिंदगी यहाँ गुजार रहे हैं यहाँ पर। एसके अफजल साहब से सवाल ले लेता हूं। एसके अफजल साहब, बड़ा सवाल आपसे है कि जी जो है अभी तक आप एक चीज क्लियर है बीआरएस में कि या तो सीएम होंगे केसीआर या फिर केटीआर सीएम होंगे। आप कब सीटों क्या सीएम फेस के साथ चुनाव में जाएंगे, या चुनाव के बाद अगर इस तरह की नौबत आती है कि आप अक्सरियत में आते हैं तो उसके बाद आप सीएम फेस का ऐलान करेंगे? देखिए, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक जमहूरी पार्टी है, हमेशा उम्मन जो है जितने भी कानून साज असम्बली के इंतखाबात हुए हैं वहाँ पर जो है अभी हाल में जो है छत्तीसगढ़ में बरसर इक़्तिदार ये सारी हिमाचल प्रदेश में और सुखविंदर सिंह सुक्खू कर्नाटक में जी माशाल्लाह अवाम का इत्तेहाद फिर एक मरतबा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी पर पड़ा और भारी अक्सरियत से बहुत बड़ा रोल अदा किया वहाँ के राजनेताओं ने। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के अवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ासकर अक़लियती तबक़ात जो मुसलमान हैं वो मुत्तहदा तौर पर, क्योंकि कर्नाटक में कभी मज़हब के नाम पर, बुरक़े के नाम पर, अज़ान के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर, इस पर जो है दिन दहाड़े कत्ले आम हो रहा था, तो मुसलमानों में एक शऊर उजागर हुआ। तेलंगाना का मुद्दा है, तेलंगाना में आपके क्या मुद्दे हैं ये आप? तेलंगाना के अवाम भी, तेलंगाना में भी जो है मुजव्विज़ा कानून साज असम्बली के इंतखाबात में हमारे पड़ोसी रियासत कर्नाटक में जो अवाम से वादे किए थे तकरीबन वो अपने इंतखाबी मुंशन में जारी करेगी, इस बात का मेरे को यकीन है। जैसा कि मतलब जैसे वहां पर वादा किया गया था बिजली फ्री देने का और महिलाओं को बस में सफर करने का, वो तेलंगाना में भी कांग्रेस जारी रखेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है। अमीरुद्दीन साहब वो तो कह रहे हैं कि हमारे मुद्दे साफ हैं, जो हमने कर्नाटक इलेक्शन में अपने चुनाव के वादे किए थे वो हमने सरकार बनते ही उन वादों को पूरा किया। तेलंगाना में भी अगर हमारी सरकार बनती है तो इन्हीं वादों को पूरा किया जाएगा। इस बार आपकी पार्टी के क्या मुद्दे हैं? एसके अफजल साहब कह रहे हैं कि हमने कर्नाटका में जो चुनाव से पहले जो वादे किए थे उन वादों को हमने पूरा किया, चाहे वो महिलाओं को बस में फ्री सफर हो, चाहे वो उसके अलावा मतलब बिजली फ्री देने का मामला हो। तेलंगाना में भी हम उन्हीं वादों को के साथ उतरेंगे और उन वादों को पूरा करेंगे सरकार बनने के बाद। आपके इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं? हेलो, क्या आवाज आ रही है मेरी अमीरुद्दीन साहब? आवाज क्लियर आ रही है। मैं अपना सवाल दोहराता हूं। एसके अफजल साहब हमारे पास कांग्रेस के लीडर बैठे हुए हैं, सीनियर लीडर हैं। उनका कहना है कि हमने कर्नाटक में जो वादे किए थे चुनाव से पहले, उन वादों को हमने चुनाव पूरा करते ही, सरकार बनाते ही हमने उनको वादों को पूरा किया। कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना में भी हमारे वही वादे होने वाले हैं, चाहे वो बिजली फ्री हो, चाहे वो महिलाओं का बस में सफर फ्री हो, हम उसको पूरा करने वाले हैं सरकार बनने के बाद। आपकी पार्टी के इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं? देखिए, ये कर्नाटक जो इलेक्शन हुआ वहां पर अवाम होने के बाद ये पाया गया है ना, कांग्रेस वहां वो अलग है। यहाँ पर कितनी स्कीमें जो ऐलान करना चाह रहे हैं अवाम उस पर भरोसा करने वाली नहीं है। ओके, केसीआर साहब उससे ज्यादा स्कीम और ऐलान होने वाले हैं लोगों के लिए और अच्छी सहूलत देने वाले हैं। अब केसीआर साहब का वादा है कि और आगे देखेंगे कि मैं और पब्लिक के लिए, गरीबों के लिए मैं और कुछ सहूलतें, कुछ और ऐलान कर सकता हूँ। इतने झूठे वादों पे कांग्रेस में भरोसा नहीं है। केसीआर तेलंगाना में हर घर में
तेलंगाना में हर मकान में वो पेंशन के जरिए या नहीं तो स्कॉलरशिप के जरिए। इस बार अगर बात अमीरुद्दीन साहब अगर इस बार बात करें तो बहुजन समाज पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है और एससी समाज बीएसपी के साथ अगर जाएगा तो इससे बीआरएस को कितना नुकसान होने वाला है? कुछ भी नहीं होता। और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इस बार अलग लड़ने का ऐलान कर दिया है। क्या नाराजगी है कुछ? अगर रही तो तकरीबन अवाम जितनी तेलंगाना की तकलीफ है पूरे कम्युनिटी के लोग आज केसीआर के साथी है। पिछले भी ऐसा नहीं करने को भरोसा करने वाली नहीं, तमाम भरोसा करने वाली नहीं है। पक्का अरे यही चीज के ऊपर ही और बाद में इलेक्शन के बाद पार्टी में चल करना। ठीक है, एसके अफजल साहब आप बोल रहे हैं कि हम भरोसा करने वाले। दोनों ही नेता अपने बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। एसके अफजल साहब, मेरा बड़ा सवाल आपसे यह है कि आप जो हैं वादा कर रहे हैं कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, महिलाओं को मुफ्त सफ़र दिया जाएगा और उसके अलावा जो बिजली है वो भी 200 यूनिट या 300 यूनिट फ्री कर दी जाएगी। ये तो एक बेसिक सवाल आपसे हो गया, लेकिन अब बड़ा सवाल आपसे ये है कि अगर कांग्रेस आती है तो क्या एक मुसलमान डेप्यूटी सीएम देखने को मिलेगा एक बार फिर से तेलंगाना में? इंशाअल्लाह ताला हम कांग्रेस का एक नुमाइंदा वफ्द, कांग्रेस अगर सूबे तेलंगाना में फिर एक बार इक़्तिदार में आएगी तो हम बाकायदा हाईकमान से नुमाइंदगी करेंगे। एक मुस्लिम नुमाइंदे को नायब वज़ारत आला के ओहदे पर फाइज करना चाहिए। वो तो आइंदा की बात है वो। और जहाँ तक सवाल है कि क्योंकि केसीआर साहब की जब से हुकूमत आई मुसलमानों के साथ लगातार जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, खासकर आज जो हम देख रहे हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन में हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है। जब कांग्रेस इक़्तिदार में थी तो किसी किस्म की शिकायत नहीं थी और किसी भी तेलंगाना यूनिवर्सिटी में मुस्लिम वाइस चांसलर फाइज नहीं किया गया था। कांग्रेस पार्टी में बाकायदा मुस्लिम वाइस चांसलर और पब्लिक सर्विस कमीशन में मुस्लिम नुमाइंदे को नामजद किया गया था। माशाल्लाह हम जो वादा करते हैं कुछ असलूबे से उस वादे को निभाने में कांग्रेस पार्टी अहम रोल अदा करती है। और हम जब इंतखाबी मंशर में वादा करेंगे, जैसा कि आपने कहा कि 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा, आज इलाका तेलंगाना की ख़वातीन आज उनका दिल बाग है कि कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर में जो 500 रुपये सिलेंडर और मुफ्त सफ़र की सब ख़वातीन को जो आराम पहुंचाया जा रहा है वो जो है आज वो बहुत खुश है माशाल्लाह। मैं हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने जो इंतखाबी मंशूर तरतीब दिया था कानून साज असम्बली इंतखाबात से पहले कर्नाटक में, और इसी असास पर जो कानून साज असम्बली तेलंगाना में शायद नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं, कर्नाटक के जो असास पर हम भी एक इंतखाबी मंशूर तरतीब देने वाले हैं। मगर हम दिल खुशकुन वादे नहीं करेंगे, बल्कि कड़वा सच बोलती है कांग्रेस पार्टी, मगर उसकी अमलावरी करने में अहम रोल अदा करती है। अमीरुद्दीन साहब, बड़ा सवाल है आपसे। वो कह रहे हैं कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें जो है हमने मतलब इस बार कोई भी नुमाइंदा मुस्लिम नहीं देखने को मिला है। ये बड़ा सवाल कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कोई दिलखुश वाले वादे नहीं करते हैं। दिलखुश काम भी नहीं करते हैं, मुस्लिम का कोई काम सिर्फ वादे करती है और है ना खाली खुश करके जाए वो लोग हुकूमत में। इसीलिए आज वो कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में है ना अपना पोजीशन क्या है वो खुद देखें। अब राय बीसी के जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशन जो मेंबर नहीं है वो इंशाल्लाह वो बात है ना पार्टी में भी हम उसको बोले हैं और सीएम साहब जरूर उससे इंसाफ करेंगे, वहां पे हमारा नुमाइंदा रहेगा तो। और देखिए जनरल कॉर्पोरेशन में भी सिर्फ कोई चैलेंज बने हैं, जैसा 34 है, फिर हाउसिंग है, ऐसे कई जो है अब 4-5 शहर में सीएम को मुसलमान को नहीं देना है तो क्यों देते हैं?
खाली वक्फ या मयारी कमीशन ऐसा जनरल कॉर्पोरेशन से केसीआर साहब है ना मुसलमानों मौका दिए। अरे पहले ये बोलिए अफजल साहब को, उनको सोचना चाहिए कांग्रेस गवर्नमेंट में क्या था, कैसे थे मुसलमान परेशान थे। उर्दू अकेडमी में आप उन्होंने ना उसके वाइस चेयरमैन थे हमारे अफजल साहब, कितना बजट था वो पूछिए। जब उर्दू अकेडमी में फाइनेंस कॉर्पोरेशन में कितना बजट था, आज क्या तेलंगाना गवर्नमेंट आने पर केसीआर साहब ने कितना बजट दिया। लेकिन अब आप पे तो इल्जाम लगता है कि आप पर इल्जाम लगता है कि उर्दू एकेडमी में अब कोई काम नहीं हो रहा है, चेयरमैन साहब आते ही नहीं है। अगर वो यहाँ तेलंगाना में आना चाहते हैं जो बोल रहे ना बिल्कुल गलत है। फिर केसीआर साहब के अवाम भी उन पर ही भरोसा है और कम्युनिटी में उनका अमीरुद्दीन साहब, पूरी कम्युनिटी उनके साथ। अमीरुद्दीन साहब, बड़ा सवाल अब ये है कि आप कह रहे हैं कि उर्दू एकेडमी का क्या बजट है उनसे पूछिए, लेकिन अब इस वक्त अगर उर्दू एकेडमी में आपके चेयरमैन हैं वो तो पहुंचते ही नहीं है एकेडमी में, और क्या वहां पर पहुंचते ही नहीं है और कोई काम ही नहीं हो रहा है वहां पे। इस पर आपका क्या कहना? जरूर होगा। चेयरमैन साहब नहीं है भाई, हमारे मुजीब साहब इंशाल्लाह उन्होंने जो परसों अवार्ड दिए हैं, 2 साल से अवार्ड नहीं हुआ था कोविड की वजह से, इनसे उसको अवार्ड भी दिए हैं और बराबर उर्दू अकेडमी के तहत काम होगा। और मुजीब साहब भी हरकत है ना, चेयरमैन है, हुकूमत भी है ना, जो बजट पूछ रहे बराबर दे रहे उर्दू अकेडमी की। अरे वो पीरियड था जो 2 लाख रुपए बजट था उर्दू अकेडमी का, स्टेट का, वो भी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश का। लेकिन बजट अलॉट होना के बाद कितना बजट आया, बजट अलॉट होना, रिलीज होना और फिर पब्लिक तक सही जगह पहुंच जाना, ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना, वो तो नहीं हो पा रहा है। पहुंचा रहे। आज देखिए फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन साहब बने, उसके बाद कितने लोगों को आज लोन मिल रहा और 100% सब्सिडी के तहत है ना, आज गरीब लोग दे रहे हैं। आप बोल रहा माइनॉरिटी ताल्लुक से केसीआर हुकूमत बराबर मुसलमानों के ताल्लुक से बराबर सोचती है और डेवलपमेंट चाहती है। आज यही वजह है कि तालीम में भी मुसलमानों को कहना बहुत ज्यादा मौके दिए हैं। आप देखिए स्कॉलरशिप कभी कांग्रेस हुकूमत में थे, अगर कोई बाहर बच्चा पढ़ने जाता, कोई तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहा तो उसको कोई मौके नहीं थे कांग्रेस की हुकूमत में। टीआर गवर्नमेंट आने के बाद बाहर अगर तालीम हासिल करना है तो उनके लिए बिल्कुल तालीमी मदद भी दे रही है गवर्नमेंट, केसीआर हुकूमत। कहाँ है कांग्रेस गवर्नमेंट, कहाँ है बताइए आप। ऐसा एसके अफजल साहब आप पे बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। मुसलमानों के ताल्लुक से पॉजिटिव है और वो चाहते हैं कि तेलंगाना बेहतरीन डेवलप हो और पूरे मजहब के लोग, पूरे कम्युनिटी के लोग भी डेवलप हो, तालीम में हो, एजुकेशन में हो, किसमें भी हो ना, बेहतरीन रहना, मुसलमान भी आगे रहना, ये उनकी सोच है केसीआर साहब की। चला इलेक्शन 2-3 महीने है, मालूम हो जाएगा कांग्रेस को। अगर इतना ही सोचते हैं केसीआर साहब, इतना ही सोचते हैं, लेकिन टिकट से क्यों महरूम रखा जा रहा है? अगर इतना ही जब सोचते हैं तो टिकट से क्यों महरूम रखा जा रहा है? क्या आपके पार्टी में कोई भी ऐसा ऐसा दमदार लीडर नहीं है मुसलमान जो चुनाव लड़ सके? नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल केसीआर साहब को बोल रहे हैं कि और कुछ है ना, टिकट और कुछ एमएलए बढ़ाओ बोल के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। पार्टी में बिल्कुल बोल रहा है, इंशाल्लाह केसीआर साहब के बारे में सोचेंगे। अब तो 115 में तीन उम्मीदवारों का ऐलान किया है, 4 सीटें बची हैं, उसमें से क्या उम्मीद करेंगे बताइए जी? 115 में सिर्फ 3 मुसलमानों का ऐलान किया है उन्होंने, अब 4 सीटें बची हैं, उसमें कितना उम्मीद की जा सकती है? देंगे, मैंने उसमें देंगे, माइनॉरिटीज को देंगे और है वो है देने का है। अभी हम लोगों को भी केसीआर साहब से भी वही डिमांड करेंगे, ज्यादा है ना, एमएलए टिकट देने का डिमांड किए हैं, क्योंकि केसीआर साहब उसके लिए जरूर उसको फुलफिल करेंगे। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर बात करें आम इलेक्शन की, यानी कि 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, उसके लिए साफ कह चुके हैं कि मेरे लिए केसीआर जो है वो एक पीएम पद के बेहतरीन उम्मीदवार हैं। तो क्या लगता है कि तेलंगाना में उनका सपोर्ट आपको हासिल होगा दोबारा से? जैसे आपके समर्थन में नहीं रहते लेकिन आपके खिलाफ भी नहीं रहते, इस बार मजलिस का क्या रुख होने वाला है? बिल्कुल केसीआर साहब के मजलिस का जो स्टैंड रहेगा वो केसीआर साहब के हाथ में रहेगा। तो दोस्ताना मुकाबला जब इतना आई एम प्राउड ऑफ यू। नहीं, फिर अगर इतना के बारे में उनको मैं चाहता हूँ कि थर्ड टाइम है ना, सीएम का वोट देंगे बोल के
फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब खुद असेंबली में बोले अगर इतना ही सपोर्ट मजलिस का मिल रहा है तो फिर आप उम्मीदवार क्यों उतार रहे हैं उनके खिलाफ? केसीआर साहब की हुकूमत को आगे जो उनकी सीटें हैं, जो उनका गढ़ माना जाता है, अगर आपको इतना ही सपोर्ट मिल रहा है मजलिस का, तो फिर वहां उनके खिलाफ उम्मीदवार क्यों उतारे जा रहे हैं? ये दोस्ताना मुकाबले का क्या मतलब है? देखिए, अब हमारी एक पॉलिसी है, जो केसीआर साहब की पॉलिसी है, वो है ना एमआईएम के साथ लेके चलना, और उनके वो लोग भी है ना पब्लिक के मुसलमानों के ताल्लुक से है ना एक सही सोच रखते हैं, वो हिसाब से एमआईएम के साथ दोस्ताना ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, एसके अफजल साहब, बड़ा सवाल अब आपसे है, अगर इस तरह की नौबत आती है कि एआईएमआईएम के आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ी, तो क्या सपोर्ट लेंगे आप? देखिए, मुस्तकबिल में, क्योंकि गुज़िश्ता 10 साल में जब खा वो सूबे तेलंगाना में हो या मरकजी सतह पर हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में थी, तो बाकायदा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हर किस्म की मराद पहुँचाएँ माशाल्लाह। और अब चूँकि हमारी श्रीमती सोनिया गांधी के ख़िलाफ़ महाराष्ट्र में मजलिसी कायदीन बेबुनियाद इल्ज़ामात लाकर मैडम की नेकनामी मुतासिर कर रहे हैं, और इस पेश नज़र मेरे को इस बात का यकीन है कि मुस्तक़बिल में हमारा कोई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हमारा कोई जो है इंतखाबी मुआहदा नहीं होगा। और अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अगर हमारी हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद अगर वो कांग्रेस पार्टी उनके साथ ताउन करेगी, तो अफजलुद्दीन वो वाहिद नौजवान रहेगा, वो वाहिद शख्स रहेगा। मैं गुज़िश्ता लगभग 4 दहाई से ज़्यादा इंडियन नेशनल कांग्रेस में काम कर रहा हूँ, मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा अगर, क्योंकि वो हमारी सोनिया गांधी को, राहुल गांधी बड़ा बयान दे रहे हैं वो, क्योंकि ये एक अभी आने वाले दिनों में ये क्लियर हो पाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए जरूरत पड़ी तो अगर कांग्रेस साथ जाती है तो आप इस्तीफा दे देंगे? 100% इस्तीफा दे। हमारी कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आएगी अगर उनके साथ इंतखाबी मुफाहमत होगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, अफजलुद्दीन वाहिद शख्स होगा जो इस्तीफा दे देगा कांग्रेस पार्टी से। क्या रेवंत रेड्डी को सीएम उम्मीदवार देख रहे हैं आप? देखिए, अब तो फिलवक्त जो है क़ब्ल वक्त मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, कहना जल्दी होगा। कांग्रेस पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, इसका फैसला जो है हाईकमान करती है, और उसके बाद जो है यहाँ कानून साज असम्बली में 2 तिहाई अक्सरियत हासिल करने के बाद वो बंद लिफाफे में नाम जाता है, खाब रेवंत रेड्डी हो, उत्तम कुमार रेड्डी, एससी भाई हो, मुसलमान भाई हो, हम उस फैसले का हम एहतराम करते हैं। फिर भी कम से कम कितने उम्मीदवार मान रहे हैं आपके इस बार कांग्रेस की तरफ से इतने सीएम उम्मीदवार होने वाले हैं? देखिए, सीएम उम्मीदवार तो जो है जो बरसरे इक़्तिदार जो रूलिंग पार्टी का होता है उसके नाम को तरजीह दी जाती है। इसके अलावा जो है दूसरे जो एससी है, बीसी है, बैकवर्ड क्लास मुसलमान हैं, उनके भी नामों पर गौर किया जाना चाहिए। हाईकमान का ये फैसला होना चाहिए, मेरी जाति ये मेरी राय है। ठीक है, अगर आपने क्योंकि बड़ा बयान दिया है कि अगर मजलिस से इत्तेहाद होता है किसी भी तरह का आने वाले इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से पहले, तो आप इस्तीफा दे देंगे, तो मतलब अब पूरी तरीके से इसको मान लिया जाए कि मजलिस का आपको ना तो सपोर्ट चाहिए ना आप पार्टी लेने वाली है? बिल्कुल। यही रुख भी माना जाए, आपके जो बड़े लीडर हैं उनका भी यही रुख माना जाए? नहीं, मैं उनके जो है मैं जज्बात की तर्जुमानी नहीं कर सकता। अब उनका क्या, मेरी अपनी इनफरादी राय, क्योंकि गुज़िश्ता 4 दहाई से ज़ायद मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से वाबस्ता हूँ, मेरी अपनी इनफरादी राय है कि मैं अगर उनसे इंतखाबी मुफाहमत होगी तो वाहिद अफजलुद्दीन रहेगा जो इस्तीफा दे देगा। अमीरुद्दीन साहब, 7 विधायकों की टिकट काटने की जरूरत पड़ी है इस बार, अगर इतना ही अच्छा काम सीएम केसीआर के उसमें हो रहा है आपके, तो फिर क्यों 7 लोगों की टिकट काटने की जरूरत पड़ी? वहां पर सीएम आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही अमीरुद्दीन साहब। अभी आ रही जी? आवाज आ रही? जी जी जी, मैं सुन पा रहा हूं, बताइए। अच्छा, देखिए, वो सीएम साहब एक सर्वे करने के बाद टिकट देते हैं, तो वहां पर वो हालत क्या है वो सीएम साहब बता सकते हैं उस बारे में।
इस वजह से वो उस बारे में मैं बोलना मुनासिब नहीं। इस बार क्या और कुछ देखने को मिलेगा सीएम केसीआर के पिटारे से, जब उन्होंने आपके बकौल आपके उन्होंने इतनी सारी स्कीम्स दी है मुसलमानों के लिए भी, अन्य लोगों के लिए भी, और क्या होने वाला है, क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है इस इलेक्शन में? देखिए सीएम साहब का है किसान, उनकी सोच है उनकी कि आपके और जरूरत है उसको जरूरत है उसको पूरा करने वाले हम लोग। वो खुद बोल रहे हैं कि कई जगह मीटिंगों में और कोई स्कीम में और आप देखेंगे कि मैं क्या और ऐलान करूंगा जी। चलिए बहुत 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 शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमीरुद्दीन साहब। आपसे भी एसके अफजल साहब, बिल्कुल आखिरी मैं एक सवाल ले रहा हूं, और क्या उम्मीद की जा सकती है कांग्रेस से? क्या जो पुराने वादे थे तेलंगाना से अलग होने से पहले जो चीज़ें कही गई थी या जो चीज़ें करी गई थी, क्या उनको दोबारा से रिवाइज करेगी पार्टी इख्तिदार में आने के बाद? जी माशाल्लाह जी। खासकर जो है मुसलमानों को तालीम और रोजगार में जो तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जा रहे हैं उसकी अमलावरी होगी, और साथ ही साथ शादी मुबारक जी का जो 1 लाख रुपये TRS गवर्नमेंट इजरा कर रही है, माशाल्लाह हम उसको 1.5 लाख रुपये करेंगे। मैं बाकायदा जो है इंतखाबी मंशूरों में नुक्ता शामिल कर रहा हूँ। और दूसरे तालीमी सहूलतें और भी फराहम करने के लिए हम चंद नुकात हम अक़लियतों की फलाह बहबूदी के लिए रेवंत रेड्डी साहब को हम हमारे जो इंतखाबी मंशूर के जो करता धरता है अरबाब है उनकी खिदमत में हम पेश करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया अफजल साहब, अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए बहुत शुक्रिया। तो एक चीज़ अब क्लियर हो गई है कि बहुत जल्दी ये जंग जो है अब बहुत एकदम एक्टिव होकर देखने को मिलेगी, क्योंकि सीएम केसीआर की तरफ से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। 115 उम्मीदवारों का आज ऐलान किया गया, 7 लोगों के हालांकि टिकट भी काटे गए, हालांकि कुछ नाराजगी भी देखने को मिली, लेकिन अमीरुद्दीन जो है हमारे साथ जुड़े हुए थे BRS के लीडर, उन्होंने साफ तौर कहा कि मैनमपल्ली रोहित के लिए जो टिकट की मांग की जा रही थी उसको कहीं ना कहीं ये पार्टी का अंदरूनी विषय है और पार्टी अंदरूनी तरीके से ही इसको सॉल्व भी कर लेगी। तो बेबाक मुंसिफ की चर्चा पर आज हमारे साथ जुड़े हुए थे 2 बेबाक प्रवक्ता, और उन्होंने अपनी बात बहुत बेबाकी से रखी। अब बेबाक मुंसिफ के सेट से मुझे भी अपने मेज़बान मोनिस अनवर को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।